हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो आपका विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, तो इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 45 हैं। ठीक है, तो 45 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। जो अथवा में प्रश्न होते हैं आपके उनके आंसर भी अपन देखेंगे। और ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए रहने वाली है, क्योंकि अपन यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में जो है आंसर देखेंगे, क्योंकि अपना क्वेश्चन पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आंसर भी अपन दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न है आपका कि बर्फ का गलनांक होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या किया होगा स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन किया होगा। ठीक है, सी वाला आपका राइट था। इसका 273.15 केल्विन, ये जो है ना इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, प्रश्न 2 था आपका कि बल के लिए सही कथन होगा। तो बल के लिए सही कथन जो है ना वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो प्रश्न 3 था अपना, अधातु तत्व की पहचान करो। तो इसमें से अधातु तत्व कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अधातु तत्व है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ ये बाकी धातु हैं, और क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है। ठीक है, प्रश्न 4 देखना, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बी वाला ऑप्शन करेंगे हाइड्रोजन। देखो निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन क्रमांक 4 में जो है स्टूडेंट्स आपको देखो इसमें दे रखा है नमक का घोल, ठीक है, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो स्टूडेंट इसमें बी वाला भी सही है और आपका डी वाला भी सही है। तो एक तरीके से बी एंड डी दोनों में से अगर आपने बी वाला भी किए हो तो भी सही है, डी वाला किए हो तो भी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखना, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। तो 5वें प्रश्न में जो है आपको यहाँ पे इसमें कर लेना है स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन के हो जाएगा। ठीक है, 5वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, के ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से द्विपरमाणु अणु है। तो इसमें से 5वें प्रश्न में आपका क्या हो जाए, सॉरी 6वां प्रश्न है ना, 6वां प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से द्विपरमाणु को अणु बताना है अपने को। तो 6वें प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, नाइट्रोजन है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन। 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 7वें प्रश्न में स्टूडेंट्स आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, 8 है स्टूडेंट्स। ठीक है, कितनी होती है भैया, 8 होती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना आंसर जो है वो नोट डाउन यहाँ पे करते रहना, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए Cl माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखना, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो इसमें 8वें प्रश्न में आपको बी वाला ऑप्शन करना है, कोबाल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, कोबाल्ट हो जाएगा। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स सी वाला ऑप्शन, कोशिका को कहते हैं भैया। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण स्थल जो है वो आपका अंतःद्रव्यी जालिका होती है। ए वाला ऑप्शन जो है ना ये आपको इसमें राइट करना था। प्रश्न क्रमांक 11वां देखना, आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। और पेरेंट अगर आप लोग यार चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इसी तरीके से आपको जो है ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, और आपका हिंदी विषय और एसएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लेना। देखो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है। तो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स आपका देखो राइट आंसर क्या करोगे, तो प्रश्न क्रमांक इसमें कि कौन सा अपना प्रश्न क्रमांक 11वां। तो प्रश्न क्रमांक 11वें में आपको एक तरीके से सेलुलोज इसमें लिख लेना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर आपको देखो पीडीएफ में आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11वां था अपना कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की, सेल्यूलोज, ये आपको इसमें करना था। ठीक है, फिर अपना अगला प्रश्न था कि पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो उन्हें जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मैं रंध्र लिख देता हूँ। ठीक है, रंध्र इस तरीके से। ठीक है, वाहनों, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वाहनों में ईंधन के रूप में पदार्थ का प्रयोग होता है, यानी कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है वो आपको इसमें बताना है। तो इस प्रश्न के आंसर में क्या लिखोगे, तो इसमें लिखो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, कोई भी। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल लिख सकते हो, उसमें डीजल लिख सकते हो, सीएनजी भी, एलपीजी या इथेनॉल। ठीक है,
अगला नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं। अपना देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में, सॉरी ये तो देख लिया ना, न्यूरॉन के लंबे प्रवृत्त को कहा जाता है। तो न्यूरॉन का जो लंबा प्रवृत्त होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष, ठीक है। एक्सोन लिख लो या फिर तंत्रिकाक्ष लिख लो। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखना कौन सा है, 15वां, कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखोगे? त्वरण लिखोगे भैया। 15वें में क्या जाएगा? त्वरण। और वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। देखो नेक्स्ट आपका है कौन सा, किसी वस्तु का भार उसके उसके किसके समानुपाती होता है? उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसमें द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखना आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जल में, ठीक है, 17वां, जल में H2 व O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है स्टूडेंट्स? तो 1.8 होता है। इसमें क्या लिखोगे? 1.8 होता है। और यहाँ पे सॉरी 1.8 नहीं, 1:8, मैंने क्या बोल दिया, अच्छा 1:8 लिखो इसमें, कि जल, इसने अनुपात बोला है ना, तो जल में H2 व O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? 1:8 होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आकर्षित करते हैं। कैसे लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? आकर्षित। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपका 1:8 आ जाएगा और इसमें आएगा आपका आकर्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखना, अच्छा खालिस्तान वाले हो गए अपने कंप्लीट, रिक्त स्थान वाले। 19वां प्रश्न देखना आपका, देखो क्या बोल रहा है ये, कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखे, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या करोगे 19वें प्रश्न में? तो 19वें प्रश्न का आंसर जो है ना, आपको देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। 19वां प्रश्न कहाँ गया? हाँ ये रहा। इसका आंसर लिखो आप लोग कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन जैसी अन्य अवस्थाएं भी हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंग्लिश में आंसर नोट कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे लिखवा है ना आंसर, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, ये हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, इस तरीके से। तो 19वें प्रश्न का आंसर जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, देखना अपना अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं 20वां प्रश्न, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने प्रश्न भी यहीं पे लिख लिए हैं वैसे, लेकिन मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। देखो 20वां प्रश्न है आपका, द्रव धातु तत्व का नाम लिखिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आपके पास पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पेपर में भी देख लेना, ठीक है। आयन को परिभाषित करूँ, ठीक है, डिफाइन आयन, ठीक है। और 22वां प्रश्न, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखो, ठीक है। और एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। 24वां प्रश्न देख लीजिए, वेग का मात्रक लिखिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों के आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा 20वां प्रश्न था अपना, द्रव धातु का नाम लिखो। तो इसका आंसर लिखो पारा, जिसका प्रतीक होता है यहाँ पे Hg, ठीक है। 20वें प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के आंसर नोट करेंगे, मरकरी, और जिसका सिंबल है Hg। प्रश्न क्रमांक 21वां है कि आयन को परिभाषित करो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखना आप लोग कि धातु और अधातु युक्त यौगिक कणों से बने होते हैं। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं और इन पर ऋण या धन आवेश होता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना इंग्लिश वालों का आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखना, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखने थे अपने को, जिसका आंसर क्या करोगे कि परमाणु के 3 अवपरमाणु कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। देखो 23वां प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर लिखो अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मरु द्वीप पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमा होता है? तो क्यूटीन हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। 25वां प्रश्न था अपना, वेग का मात्रक लिखना था इसमें। तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसमें लिखना मीटर, सब प्रति तो लिख ही दिया ना हमने, मीटर प्रति सेकंड होता है। और सामान्य मात्रकों में किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी इसमें शामिल है। और इंग्लिश मीडियम में भी अपना आंसर नोट कर लेना कि द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और कॉमन यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इस तरीके से। 26वां प्रश्न आपका, क्वथनांक को परिभाषित करो। तो किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना यानी गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है, ठीक है। और इंग्लिश में मीडियम वाले जो है ना वो भी अपना इंग्लिश में आंसर नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मैं इंग्लिश में यहाँ पे आंसर पढ़ नहीं रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख नहीं रहे। और कमेंट में बताना कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या पता मैं यहाँ पे
फालतू में मेहनत कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उनके आंसर यहाँ पे टाइप करने में, ठीक है, बहुत मेहनत लग जाती है। इसलिए इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर देना। देखो प्रश्न क्रमांक 28 में डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर क्या करोगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और 29वां प्रश्न है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, तो इसका आंसर लिखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह आंसर आप लोग लिख लीजिए। 29 के बाद में 31वां आ गया, मतलब 30 नंबर का क्वेश्चन रह गया। 30वां प्रश्न क्या था अपना, एक सेकंड अपन पेपर में देखते हैं पहले 30वां प्रश्न क्या है अपना। देखो अपन ने 26वां देख लिया आंसर, 27वें का देख लिया, 28वें का देख लिया, 29वां। 30वां प्रश्न अपना त्वरण किसे कहते हैं, क्या है प्रश्न अपना, त्वरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर मैंने नोट किया है क्या यहाँ पे, इसका आंसर देखो यहाँ पे नोट नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है। 30वें प्रश्न का आंसर, तो 30वें प्रश्न का आंसर जो है स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 29वां 30वां नहीं हुआ ना, तो 30वें का मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसने क्या बोला है, त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में चलते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण की आप डेफिनेशन लिखो कि वेग में परिवर्तन की दर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेग में, ठीक है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को, ठीक है, दर को, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, त्वरण कहते हैं भैया। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये बस सिंपल सी डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। बस ये लिख, और इसे ए से दर्शाया जाता है, इसे किससे दर्शाया जाता है, इसे ए, स्मॉल ए लिखना, ए से दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। इस तरीके से इसका डेफिनेशन जो है ना वो आपको लिख लेनी है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी इसका लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन, मतलब ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका होता है वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे वी यू क्या है, वी यू टी क्या है, देखो v बराबर तो लिखो यहाँ पे, इस तरीके से ही लिखना है आपको आंसर। अगर एग्जाम में आपने इस तरीके से लिखा है तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू है आपका अंतिम वेग, ठीक है भैया, क्या है, अंतिम वेग है भैया। v इज इक्वल टू क्या है, अंतिम वेग। और u क्या है यहाँ पे, तो u है आपका प्रारंभिक वेग, u क्या है भैया, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग। और आपका t क्या है भैया, तो t तो सबको पता है भैया, t इज इक्वल टू समय है अपना, ठीक है, क्या है, समय काल चक्र, इस तरीके से। तो ये आपको जो है इसका आंसर लिखना है। अब 31वां प्रश्न देखना, नारियल का रेशा किस प्रकार के उत्तक से बना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 31वें प्रश्न का आंसर 30 नंबर 1, तो PDF ओपन क्यों नहीं हो रही, हो गई। देखो आंसर है कि नारियल का रेशा स्क्लेरोन काइमा उत्तक का बना होता है, जिसे दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सरल स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, अपना 32वां प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का समेग होगा, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो, किसी m द्रव्यमान वाली वस्तु जिसका वेग v है उसका समेग mv होगा। समेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है, यानी समेग इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट कर लेंगे यहाँ पे। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां प्रश्न, कि गति का दूसरा समीकरण लिखिए। गति का दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखिए। तो इसका क्या लिखोगे, देखो 32वां आ गया क्या, अच्छा 33वां छोड़ दिया क्या बीच में मैंने, क्या नाम है 33वें प्रश्न क्या था अपना, गति का दूसरा समीकरण अपने को लिखना था, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर में अपन लिख देते हैं। कौन सा प्रश्न अपना 33वां, तो 33वां प्रश्न जो है ना उसका आंसर लिखो यहाँ पे। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस बराबर होता है भैया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 80 टी स्क्वायर है ये, ठीक है, 80 स्क्वायर। और यहाँ पे देखो
एस क्या है, तो एस तो है आपका विस्थापन। एस बराबर क्या लिखोगे, एस बराबर है भैया विस्थापन। ठीक है, क्या है भैया, विस्थापन। एस बराबर विस्थापन लिख लेना। यू बराबर तो वही जैसे उसमें लिखा था एक्सेलरेशन वाले में, प्रारंभिक वेग है यू। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए क्या है, देखो यू बराबर है आपका प्रारंभिक वेग, टी बराबर आपका समय, और ए क्या है, ए है आपका त्वरण। ए क्या है, त्वरण। तो ये भी लिख देना यहाँ पे, यू बराबर लिख देना, टी बराबर लिख देना और ए बराबर लिख देना इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस गति का आपको दूसरा समीकरण लिखना था जो बराबर होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना अपना 34वां प्रश्न है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, किसे कहते हैं, तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो आप लोग। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, क्या टाइम लगता है इसमें। देखो कि कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने भारी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। अगला प्रश्न भी अपन देखते हैं, देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 35वां प्रश्न है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, तो देखो वाष्पीकरण का आप आंसर लिखो यहाँ पे कि थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो देखो बड़ा आंसर होगा इसका कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से नीचे के तापमान पर सतह से धीरे धीरे वाष्प या गैस में बदल जाता है। इसका उदाहरण कपड़े सुखाना, यानी गीले कपड़े जब धूप में सूखने के लिए डाले जाते हैं तो उनमें मौजूद पानी गर्मी पाकर वाष्पित हो जाता है और हवा में मिल जाता है। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होना, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि बर्तन के छोटे जो छिद्रों से पानी की कुछ मात्रा लगातार वाष्पित होती रहती है जिससे बर्तन में बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। नमक बनाना यानी समुद्र, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है ये, कपड़े सुखाना और नमक बनाना। नमक बनाना तो यानी कि समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में जमा करके धूप में छोड़ दिया जाता है, पानी वाष्पित हो जाता है और नमक नीचे रह जाता है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट करेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अपना आंसर पूरा कंप्लीट। ठीक है, बॉटम तक, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका 36 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए कि विलयन के 3 गुणधर्म लिखो। विलयन के 3 गुणधर्म लिखो। तो देखो यहाँ पे पहला गुणधर्म लिखो कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण। और विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 1 नैनोमीटर यानी 10 मीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, और इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण, दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा गुण कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे कितने पूछे थे इसने, 3 पूछे थे क्या, विलयन के 3। तीसरा लिख लिया नहीं दे, हाँ चौथा और लिख लो कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगला देखना, ये कौन सा प्रश्न था अपना 36वां। तो 37वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखो, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम सल्फेट। तो इसका आंसर लिखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस यौगिक में हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व मौजूद हैं। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। तो इस यौगिक में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन तत्व मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला बेना वो बताना चाहिए। ठीक है, HBr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल r। ठीक है, तो इसलिए इस यौगिक में क्या क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन तत्व मौजूद हैं। HBr, Br का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन है। और आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर नोट डाउन कर लेंगे। 38वां प्रश्न देखना कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो देखो कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉन वितरण इसमें लिखो 2 और 4, यानी पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का भी लिख लो, सोडियम यानी Na, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 का नाम नहीं, 11 है। ठीक है, 11 लिखो आप लोग। और इलेक्ट्रॉन वितरण है यहाँ पे 2, 8, 1, यानी K कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में आपका
एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख लो 2 and 4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और सोडियम के भी इस तरीके से लिख लो। ठीक है, फिर आपका देखो यहाँ पे कौन सा प्रश्न था, ये 38वां। 38वें के बाद में सीधा 40वां आ गया, मतलब 39वां प्रश्न छोड़ दिया क्या अपन ने? छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र रहिएगा, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। बस यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, वो आपकी गलत बात है। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग यार ज़रूर किया करें। देखो 39वां प्रश्न है स्टूडेंट्स की, प्रोकैरियोटिक व न्यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, ये अपन ने कर ही लिया 39वां प्रश्न। तो 39वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए भैया? तो 39वां प्रश्न नहीं लिखा है अपन ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये रहा 39वां प्रश्न की, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इस तरीके से आपको अंतर लिखना है। वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। तो इधर तो लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। पहला अंतर लिखो कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 40वां प्रश्न भी है ना अपना, तो 40वां प्रश्न तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, देखो PDF में भी लिखा है ना अपन ने 40वां प्रश्न कि बस की छत पर रखे सामान। ठीक है, कि 40वां प्रश्न अपना, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो इसका आंसर लिखो कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है ताकि वह जड़त्व के कारण बस के अचानक चलने, रुकने या मोड़ने पर नीचे न गिरे। रस्सी सामान को स्थिर रखती है और दुर्घटनाओं से बचाती है। अब यहाँ पे सीधा 42वां आ गया, मतलब 41वां छोड़ दिया अपन ने, लेकिन छोड़ेंगे थोड़ी। 41वां प्रश्न क्या है पहले वो देखते हैं। तो 41वां प्रश्न यहाँ पे देखो 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भैया भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में आप लोग यहाँ पे अंतर बताइए। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल जो चेन्स हैं उनमें अपने को डिफरेंस यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस देखिए भैया, ये हो जाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला अंतर लिखो भौतिक परिवर्तन में कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सामान्यतया प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन अस्थायी होता है और यह परिवर्तन स्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप लिखो कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? पानी का जमना, पिघलना, पानी का उबलना, कागज का कटना। और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, दूध का खट्टा होना। ठीक है, ये उसके आंसर हो जाएंगे। अब अपना 41वां हो गया। 42वां प्रश्न देखते हैं अपन, क्या है अपना 42वां प्रश्न कि भैया CaCl2 के सूत्र इकाई का द्रव्यमान परिकलन कीजिए। तो देखो 42वां प्रश्न क्या है अपना, 42वें प्रश्न का आंसर PDF में नोट किया है क्या अपन ने? देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा। तो इसमें ये कर लो आप लोग। ठीक है, कि कैल्शियम यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 40U। ठीक है, और क्लोरीन यानी Cl का परमाणु द्रव्यमान लिख लो आप लोग यानी 35.5U। ठीक है, और यहाँ पे कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 × 40 + 2 × यहाँ पे आप लोग, क्योंकि देखो Ca यानी कैल्शियम जो है उसका एक परमाणु है तो 1 × 40, और क्लोरीन जो है यहाँ पे Cl इसके 2 परमाणु यहाँ पे देखो Cl2 है तो 2 × 35.5, क्योंकि एक क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। तो यहाँ पे 2 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे तो 40 + 71 = क्या हो जाएगा आपका 111 यूँ इसका जो है टोटल यहाँ पे मास आ जाएगा। ठीक है, 43वां प्रश्न देख लो। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक यानी Z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता, नाम व प्रतीक लिखिए। तो देखो इसका नाम यानी अगर परमाणु क्रमांक जो है वो 3 हो तो तत्व का नाम आपका लिथियम है, प्रतीक Li है, व संयोजकता भैया इसकी 1 है, क्योंकि पहले कक्ष में जो है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका देखना 44 नंबर 44वां प्रश्न है, सरल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो और आवश्यक यहाँ पे चित्र भी बनाओ। तो देखो इसका आंसर लिखो, सरल स्थायी उत्तक सरल उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें सभी कोशिकाएं उत्पत्ति, प्रकार तथा कार्यों में समान होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं,
पहला होता है पेरेनकाइमा, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पेरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। और पेरेनकाइमा उत्तकों के कार्य क्या है? यांत्रिक मजबूती प्रदान करना और आधारीय पैकिंग करना, भोजन का संग्रह करना, जिसके उदाहरण है गाजर, चुकंदर आदि। और कभी कभी यानी किसी किसी पौधे में ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, टैनिन, रेजिन, क्रिस्टल आदि का संचय करते हैं। और इस स्फीति अवस्था के समय यह पादप अंगों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह पौधों के घाव भरने में भी सहायता करता है। पेरेनकाइमा कोशिकाओं में रूपांतरण लिखो कि जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं में, ये बड़ा आंसर है ठीक है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है ना, क्या लिखोगे? जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब वे हरे रंग की होती हैं और उन्हें क्लेरोकाइमा यानी हरित लवक कहते हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाती हैं। ये कोशिकाएं पत्तियों के मीजोफिल एवं नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती हैं। जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय स्थान बहुत बढ़ जाता है तब इन्हें पेरेनकाइमा कहते हैं और ये जलीय पौधों में पाई जाती हैं। अंतः कोशिकीय स्थानों में वायु भरी होती है। ये जलीय पौधों को तैरने में उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। और इसका जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो आप लोग यहाँ पे ये इस तरीके से आपको बनाना है। तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसका डायग्राम जो है वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि आपको चित्र एकदम क्लियर दिखे, प्रश्न भी आपको क्लियर दिखे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। ये देखो कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, ये मध्य पट्टी लिखा है, हरित लवक है, ठीक है, रसधानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायग्राम नोट करना है। दूसरी होती है स्टूडेंट्स आपकी कोलेनकाइमा। कौन सी? कोलेनकाइमा। तो देखो कोलेनकाइमा इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह पौधों के विभिन्न भाग तने में पाई जाती हैं। इनकी स्थिति एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में होती है। कोलेनकाइमा उत्तक के कार्य लिख लो कि यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे लचीलापन लाता है। पर्णवृंतों, पुष्पवृंतों, तने की शाखाओं, जड़ों तथा फलों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह कुछ पत्तियों के किनारों पर उपस्थित रहता है, ठीक है, तथा हवा के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका डायग्राम जो है वो आप लोग इस तरीके से लिख लो, ठीक है। ये आपका इसका चित्र हो जाएगा। तीसरी आप लिखो स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी व पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिंगिन के कारण मोटी होती हैं और लिंगिन पादपों को मजबूत बनाता है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं। ये उत्तक तने में सेवन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों व फलों के छिलकों में उपस्थित होता है। और इसके कार्य है कि यह उत्तक के पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। फल तथा बीज के कठोर छिलके इन उत्तकों का परिणाम है। यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और इसका डायग्राम ये हो जाएगा। अब बात करें इंग्लिश में क्वेश्चन की, इंग्लिश में आंसर की, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, प्लांट्स तक नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक लीजिए एक जगह और प्लांट्स तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर प्लांट्स तक नोट डाउन कर लिया ना आपने, फिर प्लांट्स के बाद में देखो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करते रहिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आगे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट आंसर नोट डाउन कर लेना है। 44वां प्रश्न देखना, ये 43 नंबर का ही था ना, बीच में छूट तो नहीं गया। एक बार देख लेते हैं यार, क्वेश्चन क्रमांक 43 है का, सॉरी 44 है, ठीक है। फिर से 44 कैसे आ गया? फिर से 44 कैसे आ गया भैया? अच्छा, एक सेकंड, इसका अथवा है ना शायद ये। देखो मैंने बोला था वीडियो में कि अथवा जो और में जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका अथवा भी है क्या? बिल्कुल अथवा है भैया, ठीक है। 43 कवर कर लिया था, 44 है ये, और इसमें ये अपन ने देख लिया। अब इसका अथवा में भी है कि चित्रों की सहायता से तंत्रिका उत्तक की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूँगा? चित्रों की सहायता से तंत्रिका उत्तक की विस्तार से व्याख्या। तो तंत्रिका उत्तक दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं और ग्लियाल कोशिकाएं। न्यूरॉन सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में प्राप्त, संसाधित और संचारित करते हैं, जबकि ग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन को सहारा, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये दोनों कोशिकाएं मिलकर केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, शरीर के समन्वय, नियंत्रण और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कोशिकाएं, यह कोशिका का प्रमुख भाग होता है जिसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में एक स्पष्ट केंद्रिका होती है जबकि
कोशिका द्रव्य में निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार के प्रवृद्ध निकलते हैं जिन्हें क्रमशः दुमिकाएं एवं तंत्रिकाक्ष कहते हैं, यानी एक्सोन कहते हैं। दुमिकाएं ये छोटे शाखित प्रवृद्ध होते हैं, इनमें संदेश कोशिकाएं की ओर चलता है। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन यह एक बड़ा लंबा मोटा एवं बेलनाकार प्रवृद्ध होता है जो कोशिकाएं से निकलता है। तंत्रिकाक्ष में संदेश कोशिकाएं से दूर चलते हैं और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्रक हो जाएगा आपका, ये द्रुमिका, ये तंत्रिकाक्ष, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, इस तरीके से। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना आंसर जो ना वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप लोग जो है ना इसका SS यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखना 45 यानी 45वां प्रश्न स्टूडेंट से, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, 44वां देख लिया अपन ने, 45 का ए है। देखो, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी वेग से तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के इस नियम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम, गति अवस्था के जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियमों के उदाहरण, पहला हो जाएगा सिक्कों की ढेरी से जब कोई अन्य सिक्का तीव्र गति से टकराता है तब उसमें से स्थिर जड़त्व के कारण केवल नीचे का सिक्का ही बाहर निकलता है। घोड़े पर सवार बैठा है, तब घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर दे तो प्राय सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व ही है। गति अवस्था में जड़त्व के उदाहरण लिखो कि जब लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है, तेज रफ्तार में चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये गति अवस्था के जड़त्व उदाहरण। अब देखो इसका सेकंड भी है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन जो है ना वो और में भी है, सॉरी सेकंड है ना इसका, कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी भैया। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो, एक सेकंड, 45वां, हाँ जड़त्व वाला ये तो लिख ही दिया ना अपन ने, ये तो लिख ही दिया। और इंग्लिश में नहीं बताया था ना मैंने आंसर, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में भी नोट कर लो यार। ठीक है, फिर बोलोगे कि भैया हिंदी में बताया था इंग्लिश में बताया नहीं। ठीक है, अरे यार इंग्लिश में तो टाइप ही नहीं हुआ। ठीक है, इंग्लिश में तो टाइप ही नहीं हुआ ना इसका। चलो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे आपके लिए। ठीक है, टेंशन मत लिया करो आप लोग। बी वाले का आंसर नोट करो आप तो। ठीक है, कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः यानी दोबारा 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, मतलब वो एवरेज क्या है उसकी चाल। ठीक है, तो देखो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, 16 + 16 = 32 मीटर। टोटल कितनी होगी, देखो 16 मीटर पहले 16 मीटर बाद में, और लिया गया कुल समय कितना है, 4 सेकंड + 2 सेकंड मतलब 6 सेकंड। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो 32 मीटर बटे 6 सेकंड मतलब कि 5.33 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय तो होता है, और औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे आता है वस्तु की औसत चाल हो जाएगी 5.33 मीटर प्रति सेकंड। अब अथवा वाला भी देखना, अथवा में है तो कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखो, तो ये हो जाएगा भैया द्रव्यमान इधर भार इधर, कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं उसे भार कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह नियत रहता है और वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है और इसका SI मात्रक किलोग्राम भार या न्यूटन होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है जैसे पृथ्वी के केंद्र पर। और इसका बी वाला देख लो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आंसर है इस पेपर का। तो आप लोगों ने अगर अभी तक यार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो इतनी मेहनत से हमने आपके आंसर तैयार किए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखो एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो इसका आंसर लिखना कि पृथ्वी उस पर वस्तु का भार 10 न्यूटन है। ठीक है, हम जानते हैं कि यानी पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना है, 10 न्यूटन। अब अपन जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया हम, कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है,
1/6 इंटू पृथ्वी पर उस वस्तु का भार, मतलब पृथ्वी पर जिस वस्तु का जितना भार है ना उसका 1/6 होता है कहाँ पर, चंद्रमा पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब मान लीजिए पृथ्वी पर किसी आदमी का भार जो है वो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, इसका बटा 6 हो जाएगा, मतलब वहाँ पर उसका भार 6 किलोग्राम ही भैया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आदमी 6 यानी 60 किलो का है तो वहाँ पर वो 6 किलो का ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 1/6 इंटू 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.67 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन ने जो है क्या किया है भैया, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट हो आपको, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो वीडियो नहीं देखी तो उससे भी जरूर देख लेना। और SS3 यानी सोशल साइंस का भी कंप्लीट अपलोड कर रखा है, साइंस का इस वीडियो में देख लिया। और बाकी जल्दी आपका मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, और कौन सा हो गया, और इंग्लिश। अगर इनके भी जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अपलोड करें वो बता देना। बाकी सब अपलोड तो तीनों के होंगे, बेफिक्र रहिएगा, जल्दी होंगे। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद सभी पैरा स्टूडेंटों को, टेक केयर स्टूडेंट्स।